और हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। सबसे पहले आज टीसीएस रडार पे। टीसीएस एक्चुअली ये मिंट अखबार में रिपोर्ट निकली है कि टीसीएस की एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो एंगेजमेंट थी, 10 साल की डील इन्होंने ट्रांस अमेरिका के साथ की थी। ट्रांस अमेरिका प्राइमरीली अमेरिकन नाम है डच इंश्योरर एगॉन का, और वो 10 साल की डील अब ट्रांस अमेरिका स्क्रैप कर रहा है। ये $2 बिलियन की डील थी, याद रहे। 5.5 साल हो चुके हैं काम के, लेकिन अब ये अपडेट आ रहा है कि करंट मैक्रो एनवायरनमेंट के चलते ट्रांस अमेरिका अपनी थर्ड पार्टी डिपेंडेंस खासतौर से टीसीएस जैसे प्लेयर्स पर घटाना चाहता है और इनसोर्सिंग करना चाहता है। तो जो भी काम टीसीएस इनके लिए कर रहा था वो अब ये कंपनी अपने आप करना चाहती है, और इसीलिए ये डील स्क्रैप होती हुई दिखाई देगी। अच्छा, इस पर जो ओपिनियन आ रहा है वो यही है कि ट्रांजिशन पीरियड करीब 24 से 30 महीनों का रहेगा। टीसीएस ने 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट में नियरली 8 साल का काम कर लिया होगा। अगर वो 24 से 30 महीने का ट्रांजिशन भी जोड़कर देखे तो फाइनेंशियल इंपैक्ट इस डील का नहीं आएगा। नियरली 80 to 90% रकम तो वैसे भी इनके हाथ आ रही है, लेकिन दिक्कत इस बात की ये है कि नॉर्मली जब टीसीएस इस तरह की 10 ईयर लॉन्ग स्टैंडिंग डील्स करता है, आगे जाकर वो डील्स रिन्यू भी होती हैं। अब क्लियरली ट्रांस अमेरिका अपना कॉस्ट खुद बचा रहा है, तो इस डील के रिन्यू होने के कोई चांसेस नहीं है। ये जो डील स्क्रैप की गई है उसका ज्यादा इंपैक्ट रहेगा और ना कि इस पर्टिकुलर डील स्क्रैप होने का। तो आगे जो लॉन्जिविटी थी या विजिबिलिटी थी कि इस तरह की डील्स रिन्यू होती हुई दिखाई देगी, उसी पर एक बड़ा सवालिया निशान उठता हुआ। टीसीएस तो भाई आमतौर पे क्लाइंट आगे भी धंधा देता है। इस बार जब समय सीमा खत्म होगी तो क्लाइंट आउटसोर्सिंग जगह खुद ही अपना काम करेगा। ये डिफरेंस है लार्ज कैप और मिड कैप आईटी में। लार्ज कैप आईटी में आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको रिप्लेस करना बहुत टफ है, और मिड कैप आईटी में आपके पास एक फेवर ये होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर क्लाइंट है वो अगर दिक्कत में है तो उस साइज का दूसरा क्लाइंट आपको मिल जाएगा फिर भी कैसे भी करके। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्पेशली जो $1 बिलियन के क्लाइंट्स हैं, जो लार्ज कैप कंपनी में $1 बिलियन के $2 बिलियन के क्लाइंट्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक क्लाइंट को अगर दिक्कत में आया तो उसने अपने डिस्क्रिप्शनरी स्पेंड थोड़ी कम कर दी तो आपको एकदम से दूसरा क्लाइंट मिल जाएगा। ये वो डिफरेंशियल जो लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी के पिछले क्वार्टर के नंबर्स थे वो इस वजह से बेसिकली आ रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप में आपको थोड़ी दिक्कत हो जाती है, मिड कैप में आप ढूंढ लेते हैं कोई ना कोई दूसरा क्लाइंट, वो एक एडवांटेज मिल जाता है आपको। ओके, और मिड कैप्स ने वाकई आउट परफॉर्म करा है। पार्थिव, ये खबरें अभी कल एक परसों एक रिपोर्ट भी आई थी कि अब खराब नतीजों के सिलसिले की शुरुआत होनी है अगले कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए, वो पेन रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। खैर, ये आईटी रह के लगता है कि चल रहा है पस्त होके वहीं आ जाता है जैसे चलना शुरू हो रहा था। मिसाल के तौर पर टीसीएस भी अगर डायरेक्टर साहब साल भर का चार्ट खड़ा करेंगे ऐसे ही दिखेगा, बार बार वहीं पस्त पड़ना शुरू हो जाता है। क्या करना है आईटी में? आप लोग क्या कर रहे हो? ट्रेकॉम पे एक्यूमुलेट करने का मन बना रहे हो, खरीद रहे हो, खरीदा हुआ है, बेच रहे हो, क्या कर रहे हो? देखिए कशिश जी, अगर कोविड के पहले हम देखें तो ये सब आईटी कंपनीज है, उनके जो वैल्यूएशन प्राइस बैंड है वो कोटिंग एट समवेयर अराउंड बिटवीन से 17 टाइम्स टू 24 टाइम्स, और उसमें हम जानते हैं कि जो फ्रंटलाइन आईटी नेम्स है जिसके टीसीएस हमेशा हाई प्रीमियम कोट करते हैं, लेकिन जो मिड कैप आईटी उस टाइम पे था वो कोट कर रहा था समवेयर अराउंड 13 to 18 टाइम्स, जो बहुत मैसिवली रीरेट हुआ। और अभी मैक्रो हेडविंड्स की वजह से पूरे आईटी सेक्टर में जिस तरह का हमने मैसिव करेक्शन देखा, तो आज की तारीख में जिस तरह के वैल्यूएशन बैंड है, तो स्टिल आई फील कि आईटी सेक्टर में आई वुड से न्यूट्रल वैल्यूएशन से ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सपेंसिव भी है और बहुत ही अट्रैक्टिव भी है एंट्री पॉइंट के लिए, ऐसा नहीं है। इसलिए अगर आईटी के अंदर किसी को इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट अप्रोच वुड बी ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स टू हैव अ स्टैगरिंग मैनर अप्रोच। हमने देखा है टीसीएस जैसी कंपनी के अंदर जो रेंज है वो समवेयर अराउंड 3050 के आसपास बॉटम होता है, और अपसाइड में कोई भी न्यूज आते हैं तो रैली होके ये 3400 3500 तक जाता है। तो ये सीमित दायरे में रहेगा, विच इज व्हाट वी कॉल एज टाइम करेक्शन। तो डेफिनेटली एक्यूमुलेशन करें, लेकिन स्टैगरिंग वे में करें। और जिस तरह के मैक्रो न्यूज आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूएस और यूरोप, तो मुझे लग रहा है कि आईटी कंपनीज के आने वाले 2 या 3 क्वार्टर डेफिनेटली चैलेंजिंग रहेंगे। टीसीएस जैसी कंपनी के पास अच्छी टीसीवीज है अराउंड $10 बिलियन, तो वो थोड़ी विजिबिलिटी देगी। लेकिन आई थिंक ये जो वीकनेस आती है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म टू एक्यूमुलेट आईटी स्टॉक्स। शिल्पा जी, टीसीएस का चार्ट चेक कर लें एक बार। जी डेफिनेटली, जस्ट टीसीएस
अगर टीसीएस की बात करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर तो बन ही रहा है. आई जस्ट ओपन अप माई चार्ट. टाइम मैं एक काम करता हूँ, घूम के लौट के आऊंगा मैं, आप अपना चार्ट देख लो. जी हो गया तैयार हो गया. गो अहेड शिल्पा. जो टीसीएस में अगर हम लोग देखेंगे तो 3300 पे एक सेलिंग प्रेशर एवरी नाउ एंड देन हमको मिल रहा है. जैसे भी एक राइज आता है टुवर्ड्स 3300 वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सपोर्ट यहाँ पे ऑप्शन चेन में दिख रहा है कि हमको 33,000 के अराउंड हमको मिलेगा. तो आपको यहाँ पे आज डिक्लाइंस मिले टुवर्ड्स 3000, आप डेफिनेटली इसमें बाय कीजिए बिकॉज वहाँ पे पुट राइटर्स बहुत एक्टिव है, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा. अदरवाइज 3300 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आप डेफिनेटली इसमें एक लॉन्ग ले सकते हैं. बट अभी के लिए इट्स प्रोबेबली गैप डाउन ओपन भी आपको मिले वहाँ पे, तो आप वहाँ पे टुवर्ड सपोर्ट जोन जैसे मिला आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं. गिरावट में खरीदारी करने का मौका या फिर 3300 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी अगर शुरू हो गई तो भी इसमें स्ट्रेंथ एडिशनल नजर आएगी. तो इधर वेज टीसीएस को कंडीशनली खरीदने का मन बनाया जा सकता है. और पार्थिव उनकी टीम मानती है वो एक्यूमुलेशन खैर हम कर ही रहे हैं. आईटी में लगातार मेंशन था. अब ये बात सच है कि वो एसआईपीज कर रहे होंगे. आपको तो बीच में लग रहा था एसआईपीज में इंप्रूवमेंट, फिर वापस जिन लेवल्स पे थे उन्हीं लेवल्स पे पूरा पोर्टफोलियो आके खड़ा हो गया है. वो एक्यूमुलेट कर रहे हो आप. अगले 6 महीने तक इसी तरह से करते रहिए, एसआईपीज कंटिन्यू करिए. होपफुली इस पेन पीरियड में अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छे एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे और इस एक्यूमुलेशन के बाद शायद इस पेन पीरियड के बाद आईटी बढ़िया रिटर्न्स देने का दमखम दिखाए. टेक्निकली कैसा प्लेस्ड है वो भी मेंशन हो गया शिल्पा जी के थ्रू. अब जरा वो कह रहे थे कि 3 इन्वेस्टर मीट टेक अवेज प्रोड्यूसर साहब लिख के भेजे, मतलब कुछ मैनेजमेंट से मुलाकात करी है क्या? इन्वेस्टर मीट्स हुई है. इनफैक्ट आशीष कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इसके बाद आती हुई दिखाई देंगी. तो अशोक लेलन, सिएटर, जेंसार की जो इन्वेस्टर मीट्स हैं, इन्वेस्टर डे की जो कंपनी ने हाईलाइट दिए हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं. अशोक लेलन, बड़ा टेक अवे इसमें यही है कि कंपनी कह रही है कि ये कॉन्फिडेंट है कमर्शियल व्हीकल्स की जो अपसाइकिल है वो अगले 1 साल और चलती हुई दिखाई देगी. उनका मानना है कि एमएचसीवी में करीब 10% और एलसीवी में करीब 5% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है. और साथ ही साथ इन्होंने कुछ गाइडेंस भी दिया है. तो एमएचसीवी के लिए उनको लगता है कि मीडियम टर्म में डोमेस्टिक मार्केट शेयर का जो गाइडेंस है वो 35% पर रहेगा. याद रखिएगा पिछले साल ये 32% था. अगर आते हैं एलसीवी सेगमेंट पर तो डोमेस्टिक मार्केट शेयर कंपनी गाइड कर रही है रफली करीब 25% का रहेगा, जहां पर पिछले साल ये 19% के आसपास का था. और साथ ही साथ अगर आप मार्जिन्स के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को भापेंगे तो मार्जिन्स आगे चलकर मिड टीन्स में आते हुए दिखाई देंगे, जहां पर ये दरअसल पिछले साल 8% के आसपास थे. अगले 2 से 3 सालों में एक्सपोर्ट वॉल्यूम 2 गुना होने का अनुमान यहां पर अशोक लेलैंड का है. और कंपनी ये भी कह रही है कि जो इनका नॉन व्हीकल का जो बिजनेस है वहां पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी. और ये एक वैल्यू अनलॉकिंग अगले साल के सेकंड हाफ में, इस साल क्या बेग योर पार्डन, इस साल यानी कि FY24 के सेकंड हाफ में अपने फाइनेंस बिजनेस में करते हुए दिखाई देंगे. मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 178 का टारगेट. जेपी मॉर्गन ओवरवेट है, 175 का टारगेट. और गोल्डमैन सैक्स की न्यूट्रल रेटिंग 155 का टारगेट. स्टॉक हमने देखा कल 157 पर जाकर टिका था. अब चलते हैं सीएट की तरफ. तो सीएट के जो टेकअवेज हैं उन्होंने कहा है कि मार्केट शेयर पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर बिजनेस में यही फोकस में रहेगा. एक्सपोर्ट्स का जो पुश है वही ग्रोथ को आगे ड्राइव करने वाला है. FY23 मार्केट शेयर 28% का था. कंपनी उम्मीद कर रही है वो मेंटेन करती हुई दिखाई देगी. पैसेंजर व्हीकल्स में 15% मार्केट शेयर आया है, उसे बढ़ाकर 18 से 20% ले जाने का इरादा है. और ओवरऑल रेवेन्यू का जो टारगेट है वो करीब 25% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, जो पिछले साल ये करीब 18% के आसपास था. कैपेक्स स्पेंड होगा और उम्मीद कर रहे हैं ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% प्लस बरकरार रखेंगे. तो ये स्टॉक भी आज उस लिहाज से रेडार पर. नोमुरा ने 1765 का टारगेट दिया है, न्यूट्रल है, उससे ऊपर ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है. जेंसार की भी बात कर लेते हैं, जहां पर उनको मैनेजमेंट कहता है कि करंट बिजनेस में सिग्निफिकेंट रूम है ग्रोथ का. सीईओ को लगता है रेवेन्यू डबल होने के पूरे आसार है इनके करंट ऑफरिंग्स के साथ और ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के साथ. ये मिड टीन मार्जिन्स को सस्टेन करने की पूरी उम्मीद रख रहे हैं. क्रॉस सेलिंग से इनफैक्ट मटेरियल ग्रोथ देखने को मिलेगी अक्रॉस कस्टमर्स. और जो फोकस सर्विस लाइंस है उसमें एडवांस इंजीनियरिंग है, डेटा इंजीनियरिंग है, एनालिटिक्स और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जहां पर नियरली 35% तक का रेवेन्यू आता है. तो ये कुछ की टेकअवेज हैं उन एनालिस्ट मीट से. मतलब
मैनेजमेंट तो खैर बातचीत करेगा तो अच्छी ही करेगा। तीनों पॉजिटिव ही खबरें आती हुई उस एनालिस्ट मीट से। अशोक लेलैंड पर ये जो मेंशन करा, मेरे ख्याल से सीएनबीसी आवाज के साथ जब कंपनी के एमडी शीनू अग्रवाल साहब जुड़े थे, एग्जैक्टली यही बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए कुछ नया सरप्राइज नहीं है। आके इस प्लेटफॉर्म पे बोल के गए थे कि कमर्शियल व्हीकल्स की जो अपसाइकिल चल रही है वो 2024 में भी कंटिन्यू होगी। तब वो कह के गए थे कि हमने चैनल चेक्स करे, इधर उधर गए थे और सारा डेटा कहता है 2024 की अपसाइकिल कंटिन्यू होनी है, मार्केट शेयर एमएससीवी में गेन करेंगे, ये सब बात करी हुई है। खैर चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड मानस, अशोक लेलैंड? तो देखिए चार्ट तो काफी बेहतरीन लग रहे हैं। यहाँ पर लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं और इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 155-156 की रेंज में था, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है। अब मेरा मानना है कि 165-167 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो किसी भी गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं और ध्यान रखिए जब तक 152 के नीचे स्टॉक ना जाए तब तक आपको हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। पोजीशन ट्रेड लीजिए, 152 का स्टॉप लॉस लगाइए और 165 की टारगेट सेट करिए। हाँ, एक ज़ेंसार पे बात कर ली जाए। ज़ेंसार का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है डबल डिजिट मोमेंटम को लेकर, मार्जिन्स भी सस्टेन करेंगे। तो टफ एनवायरनमेंट से पहले, क्योंकि ये 6 महीने का पैच कहा जा रहा है टफ होगा, जब यूएस रिलेटेड स्लोडाउन का इंपैक्ट इंडियन आईटी पे पड़ते हुए नजर आएंगे, उससे पहले अच्छा टेक अवे है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है डबल डिजिट ग्रोथ कंटेन करने के लिए और प्लस अपने मार्जिन्स को डिफेंड कर पाएगा, इस तरह की कमेंट्री आती हुई। सेठ साहब के पास चले। सेठ साहब, ज़ेंसार टेक्नोलॉजीज अच्छे मूव्स के बाद मोटा मोटी कंसोलिडेशन ही कह लीजिए नजर आ रहा है। आशीष जी, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ज़ेंसार टेक का। अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअस हायर लोज बन रहे हैं, स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें लॉन्ग जाने की सलाह है। 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका पिछले 1 से 1.5 महीने से काफी इंटैक्ट है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है। यहाँ तो हमें टूवर्ड्स डिप अगर 380-85 के आसपास मिले जहाँ 20 डेमा है तो एक रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव हो जाएगा। या और अगर करंट प्राइसेस पे अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो बनाई जा सकती है विद अ स्टॉप ऑफ 378। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में 410 से 415 के नियर टर्म टारगेट्स पॉसिबल है ज़ेंसार में। ठीक बात, रखेंगे तीनों ही स्टॉक्स रडार पे, अशोक लेलैंड, सीएट और ज़ेंसार, प्लस वो टीसीएस जिसकी खबर हर्षदा ने पहले सुनाई। इनके अलावा हर्षदा कौन से स्टॉक्स? संवर्धन मदसन और मदसन वायरिंग आज रेडार पर रहने वाले हैं आशीष, क्योंकि यहाँ पर संवर्धन के काम ने फ्रेंच एंटिटी सिरमा को खरीद लिया है और ये करीब 65 करोड़ में सौदा होता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल सिरमा की एक्सपर्टीज यही है कि ये एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग और दूसरे अलाइड इंडस्ट्रीज को सर्विस करती है। इस पर्टिकुलर डील के बाद, इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद मदसन एक टियर 1 प्लेयर बन जाता है एरोस्पेस ओईएम मार्केट में और यहाँ पर अब ऑर्डर्स आने की पूरी संभावना है। उस लीग में कंपनी चली जाती है, तो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दरअसल कंपनी के लिए रहेगी और साथ ही साथ उनकी वायरिंग बिजनेस के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। भेल और वॉल्वो आयशर की जो जेवी है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है। दोनों कंपनियां जॉइंटली टाइप 4 सिलेंडर्स जो हाइड्रोजन सीएनजी के हैं उन्हें डिप्लॉय करते हुए दिखाई देंगे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के लिए। तो ये इनफैक्ट ऑर्डर्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं भेल के फेवर में, आप वो स्टॉक रेडार पर रखेंगे। HCL टेक, कल भी हम आपको बता रहे थे कि जनरेटिव एआई को लेकर इन्होंने गूगल के साथ करार को एक्सपैंड किया है। आज डेवलपमेंट है कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ दरअसल वो करार और भी एक्सपैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स और टीटागढ़ वैगन्स का जो जेवी है, कंसोर्शियम है, वो आज फिर खबरों में है। रेल मंत्रालय की तरफ से 12,226 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ इनको 15,40,000 फोर्ज्ड व्हील्स अगले 20 सालों के लिए सप्लाई करने हैं। तो ये स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। एनएलसी इंडिया भी रेडार पर रखिएगा। कंपनी ने दरअसल एक अलग से रिन्यूएबल आर्म इनकॉर्पोरेट किया है और पूरा रिन्यूएबल बिजनेस इसमें शिफ्ट होगा। अब रिन्यूएबल को लेकर कंपनी कह रही है कि आगे अच्छी खासी विजिबिलिटी है। करंट कैपेसिटी जो सोलर बिजनेस की है वो 1370 मेगावाट की है, इसे बढ़ाकर 5880 मेगावाट तक ले जाने का इरादा है। विंड कैपेसिटी जो 51 मेगावाट की है वो करीब 151 मेगावाट तक आती हुई दिखाई देगी। ये कंपनी ने इनफैक्ट अपनी उस कैपेसिटी को बढ़ाने का इरादा भी जताया है। और ऑफ कोर्स कल की जो बड़ी ब्लॉक हुई एक्सिस बैंक में, जहां पर बेन कैपिटल ने 2.2 करोड़ शेयर बेचे थे,
वहां पर हमने देखा काफी बड़े नाम सामने निकल कर आए हैं। सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, क्वेट इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, न्यूयॉर्क रिटायरमेंट फंड, नोमुरा और ऑफ कोर्स कई सारे भारतीय निवेशकों ने भी दरअसल वो स्टॉक खरीदे हैं। तो आज फिर उस लाइट में इस स्टॉक को देखना चाहिए। अच्छे मार्केट इन्वेस्टर्स चेक इन होते हुए बाजार खुलने से पहले ही वो सौदे कल्मिनेट हो गए थे। बढ़िया डिमांड रही एक्सिस बैंक की, पर अब फंडामेंटली पार्थिव एक्सिस बैंक खरीद रहे हो आप लोग इन लेवल्स पे नहीं? नो डाउट बैंक एक टर्न अराउंड स्टोरी है और काफी अच्छा काम किया मिस्टर अमिताभ चौधरी ने आफ्टर ही हैज टेकन ओवर द रेंज। और हमें ऐसा लग रहा है कि अभी भी वैल्यूएशंस अगर पीयर सेट्स के साथ कंपेयर करें डिस्पाइट द रीसेंट रन अप, तो काफी चीप है एट अराउंड 15 to 20%। और जिस तरह का उनका प्रोविजन कवरेज रेशियो है, क्रेडिट कॉस्ट अभी नीचे आ रही है। लास्ट क्वार्टर वाज अ वेरी बिग पॉजिटिव सरप्राइज। नो डाउट ये बेन कैपिटल का जो सप्लाई आता है उसके वजह से हमेशा ये स्टॉक ज्यादा रीरेट नहीं हो पाता। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो आई थिंक बैंक इज एक्सट्रीमली वेल प्लेस्ड। कैपिटल एडिक्वेसी भी स्ट्रांग है कि आगे जाते उनकी जो लोन बुक है वो 15 to 20% के साइज से ग्रो कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, उनकी जो सब्सिडरीज है वो भी काफी अच्छा कर रही है। तो वहां पे भी सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन और अगर कोर बिजनेस की बात करूं तो इट इज कोटिंग एट अराउंड 2.2 टाइम्स वर्सेस पीयर्स जैसे कि कोटक है, एचडीएफसी बैंक है, वो ऑलमोस्ट 20 to 30% ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो एक्सिस बैंक डेफिनेटली एक कैचअप प्ले कर सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ से मुझे लग रहा है अच्छी एंट्री पॉइंट्स है। एक्सिस बैंक। खैर आज देखते हैं बिहेवियर कैसा रहता है, उसके बाद टेक्निकल व्यू लूंगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज फुटसी की रीबैलेंसिंग का दिन है। आज शाम को, आज के दिन कह लीजिए, कहा जा रहा है, एनालिस्ट एस्टिमेट्स होते हैं इसमें तो आमतौर पर, कि 250 से 270 मिलियन डॉलर्स के इनफ्लोज नेट भारत में आएंगे, मतलब 2200 करोड़ रुपए के आसपास। उसमें दो स्टॉक्स अड़ा पे रखिएगा जिसके कैलकुलेशंस में इंक्लूजन जो होने हैं। फुटसी ऑल कैप इंडेक्स में लाइकली है मेदांता का इंक्लूजन, और कैलकुलेशन कहते हैं 8 मिलियन डॉलर्स के इनफ्लोज। ये स्टॉक वैसे ही बहुत हरकत में है। इससे पहले, कल से पहले का चार्ट भी खड़ा करिएगा। दूसरा एक और है पिरामल फार्मा का इंक्लूजन, और उसमें कहा जा रहा है 11 मिलियन डॉलर्स के आसपास आएंगे। पिरामल फार्मा, मानस चार्ट रेडी रखिएगा, इस पे जेफरीज का कॉल है। 115 के टारगेट्स के साथ बाय कॉल भी आ गया आज। उनका कहना है जिस तरह की स्ट्रॉन्ग नोट पे साल का आगाज हुआ है, हेल्दी ऑर्डर बुक है इसके सीडीएमओ डिवीजन में, उन सबको देखते हुए हमें लगता है खरीदारी कर। 92 पे खड़ा है, 115 के लक्ष्य है। मानस वैसे स्टॉक ऑफ लेट तेजी दिखाई रहा है। बाजार को आइडिया था इंक्लूजन में कहां, पर वो आज पैसा आना है। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए, हम अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट पे भी स्टॉक पॉजिटिव है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। 100 मूविंग एवरेज के ऊपर अब स्टॉक ट्रेड होने लगा है। पैटर्न पॉजिटिव है और ऐसा लग रहा है कि शायद 102 और उसके ऊपर 108 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 84.90 रहेंगे और फर्स्ट टारगेट 102 और उसके ऊपर 108 रुपए तक के टारगेट्स आप स्टॉक में देख सकते हैं। अच्छा, क्विकली एक दो स्टॉक्स और मार्क करने हैं। शिल्पा जी, ये पीवीआर आइनॉक्स का स्टॉक देखा क्या आपने? और आपने मूवी बुक करी क्या वीकेंड पे? जी, मूवी बुक्ड है। और पीवीआर का मैं आपको बता दूं कि हमने इसी हफ्ते 1410 से हमने इस पे बाय कॉल दिया हुआ था फॉर टारगेट्स ऑफ 1550। तो ऑलमोस्ट अभी 1500 प्लस हो गया है फ्यूचर्स में। बट यहाँ पे अभी भी बहुत स्ट्रेंथ है। दो 1510 जोन्स पे इसको एक रेजिस्टेंस शायद ये तो आपको थोड़ा फेस करते हुए मिले, बट फिर भी स्ट्रक्चर इज क्वाइट पॉजिटिव और कल का कैंडल एंड ऑप्शन चेन इज वेरी बुलिश। तो यहाँ पे 1550 आपको डेफिनेटली आते हुए देखने मिलेगा। टिकट बुक्ड है भाई शिल्पा जी का। गावसर नहीं करते? गावसर नहीं करोगे बुक? नहीं, मैं नहीं बुक करता। मैंने थिएटर में जाना बंद कर दिया है, वक्त मिलता नहीं है। और बंद कर दिया, वक्त नहीं मिलता। अभी वो टिकट भेजते हैं तो आप रेड कार्पेट में पहुंच जाते हो, तब सब वक्त मिल जाता है। फ्री होता है, कभी होता है, अब नहीं होता है। एक स्टॉक गाबा सर क्विकली, भेल का। अभी इंटरेस्टिंग है, वॉल्वो आयशर के साथ जो करार हुआ है टाइप 4 सिलेंडर्स, बेसिकली हाइड्रोजन और सीएनजी इंजन के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को लेकर है। भेल को क्लोजली वॉच आउट इसलिए करा जा रहा है कि अपने कोर से कितना डाइवर्सिफाई कर पाएगा ये। इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट। बीएचएल कैसा लग रहा है चार्ट्स पे गाबा सर? बीएचईएल मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है मैं कहूंगा, क्योंकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। थोड़ा करेक्शन है 3 दिन 4 दिन पहले, लेकिन जो नीचे सपोर्ट है 82 के आसपास है। मुझे लगता है बेल ले लेना चाहिए डिलीवरी बेस
एक 100 का टारगेट मुझे नजर आता है, उसे थोड़ा वक्त लग सकता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्टर होते रहेंगे। सेफ बेटा स्टॉप डीप चाहिए 80 के नीचे, लेकिन लेना चाहिए BHUL बिल्कुल। लेना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स में 6.25% इक्विटी के बड़े सौदे होते हुए टिकर टीम ब्रेकिंग न्यूज में दिखा रही है। मैं मुनाफिक की तरह ही को समेट रहा हूं। शुरुआत करेंगे अब पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। अब तैयारी करेंगे पहला सौदा की और SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है जो 46 पॉइंट आपको दिखा रहा है। टेक्निकली अगर आप फ्यूचर्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे इसको तो करीब 65 पॉइंट बैठ जाता है, 18,805 फ्यूचर्स के हिसाब से। और कल की जो वीकनेस थी उसको काफ़ी हद तक कवर करेंगे हम, लेकिन कल में जो बैंक निफ्टी में दिक्कत आई थी वो शायद एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा रहने वाला है। हालांकि एशियन मार्केट्स में अब थोड़ा कूल ऑफ आया है, जो सुबह एकदम बहुत तेज़ी थी वहाँ से थोड़ा कूल ऑफ विजिबल है एशियन मार्केट्स में। हैंगसेंग चल रहा है, ऑब्वियसली वो चाइना का फैक्टर अपना अलग है, लेकिन निके अब इस समय, निके डेवलप्ड मार्केट है लेकिन वहाँ पर अपने खुद के इश्यूज़ हैं। वो इंडेक्स करीब 0.5% नीचे, बाकी मार्केट्स में ठीक ठाक काम हो रहा है। और SGX निफ्टी जैसा हमने डिस्कस किया आज ऊपर। IT पर नज़र रखेंगे आज। ओवरनाइट नैस्डैक में बड़ी रैली, लेकिन TCS का एक डील कैंसिलेशन, तो किस तरीके से बैलेंस आउट होता है ये देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैंक निफ्टी, खासतौर से कल HDFC बैंक और ICICI ने जिस तरीके से प्रेशर डाला उसके बाद क्या फॉलो थ्रू आ रहा है उस पर भी नज़र होगी। आशीष मेरे साथ है और हर्षिता भी जुड़ गई है। हर्षिता गुड मॉर्निंग।